लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण यह विधेयक की बात करेंगे तो यह आरक्षण, एक मिनट, ठीक है, यह आरक्षण विधेयक लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का कितना, तो 33%। बहुत लोग क्या करते हैं, राज्यसभा लोकसभा लगाते हैं, ठीक है, सॉरी, लोकसभा विधानसभा लगाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़ देते हैं। दिल्ली में भी इसको पास किया गया, ठीक है, किसमें, राज्य विधानसभा में, लोकसभा में, और मतलब क्या, दिल्ली विधानसभा, ठीक है, राज्यसभा नहीं शामिल है। आरक्षण की शुरुआत की बात करेंगे तो आगामी जनगणना के प्रकाशन के बाद, ठीक है, आरक्षण मतलब क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। इस जनगणना के आधार पर परिसीमन करके, ठीक है, महिलाओं के लिए सीटें आवंटित की जाएगी। आरक्षण की अवधि कितना होगा, तो महिला आरक्षण 15 वर्षों के लिए रहेगा। कितने वर्षों के लिए रहेगा, 15 वर्षों के 15 लिए। वर्षों के लिए, ठीक है, जिसे संसद द्वारा कानून पारित करके कानून के द्वारा आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। ठीक है, सीटों का रोटेशन किस तरह होगा, तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, मतलब इतिहास क्या रहा है महिला आरक्षण के बारे में बात करेंगे तो बेगम शाहनवाज, ठीक है, और ध्यान में रखेंगे वही बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पे, ठीक है, जोर दिया गया 1931 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1988 में, ठीक है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत से संसद तक महिलाओं के लिए आरक्षण की मतलब सिफारिश की थी। इन सिफारिशों ने 73वें और 74वें संविधान का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के साथ पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण और सभी स्तरों पे, ठीक है, अध्यक्षों के लिए 1/3 आरक्षण का अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो पंचायतों में महिलाओं को मिनिमम 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में 50% पंचायत चुनाव में या फिर नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई, पता ही होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो 1996 में, ठीक है, पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया लेकिन नहीं पास हो पाता है। फिर 1998 से लेकर 2003, फिर ध्यान में रखेंगे, फिर देखेंगे 1998 से लेकर 2003 सरकार ने 4 अलग अलग मौके पर, ठीक है, क्या किया, 4 अलग अलग मौके पे, ठीक है, क्या होता है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1998 से लेकर 2003 सरकार ने 4 अलग अलग मौके पे विधेयक पारित करके प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सकी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सफल नहीं हो सकी। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर जाके 2009 में सरकार ने विधेयक दोबारा पेश किया, 2010 में केंद्रीय कैबिनेट ने बिल पास किया लेकिन राज्यसभा ने भी पास किया। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है, सब कुछ मतलब नहीं हो पाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले देखना 1996 में पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया। फिर 1998 से लेकर 2003 वाजपेयी जी की जब सरकार थी, सरकार ने 4 अलग अलग मौके पर विधेयक पारित करने का प्रयास किया लेकिन फिर से सफल नहीं हो पाता है। फिर जाकर 2009 में सरकार ने विधेयक दोबारा पेश किया और 2010 में केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को पास किया। ठीक है, और राज्यसभा ने भी मतलब क्या किया, इसे पास किया। आप देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है इसमें। ठीक है, तो विधेयक में अनुच्छेद 330 पेश किया गया। कितना, अनुच्छेद 330 ए को पेश किया गया जो लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिम्मेदार अनुच्छेद 330 के प्रावधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 332 ए भी पेश किया गया जो हर राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण को अनिवार्य बनाता है। आप देखेंगे संसदीय कानून की प्रयोज्यता को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करते हुए 239 का डबल ए में, ठीक है, एक नया खंड जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 239 का डबल ए क्या है, 239 के डबल ए दिल्ली को मतलब क्या विशेष दर्जा देता है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, अब देखा आरक्षण का नया नया अनुच्छेद 334 ए की शुरुआत विधेयक के बाद जनगणना पर आधारित होगी जिसके बाद परिसीमन के माध्यम से सीटों का मतलब आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो आरक्षण का एक नया अनुच्छेद जो होगा कौन जुड़ेगा, 334 का ए। संसद में कौन कौन सा अनुच्छेद को पेश किया गया था, 330 के ए पेश किया गया, 332 का ए भी पेश किया गया, 239, ठीक है, 239 का, ठीक है, 239 का डबल ए भी पेश किया गया जो कि दिल्ली से संबंधित था। 330 का ए की बात करेंगे एससी एसटी से संबंधित था और 332 का ए की बात करेंगे तो राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, इन सारे चीजों को मतलब क्या किया गया,
ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीजों का मतलब क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे चलेंगे, कुछ प्रश्न नहीं तो इतना बड़ा हो जा रहा है ना, स्क्रीन छोटा करने में बन नहीं रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग बता दीजिए तो कौन कौन से आर्टिकल्स को प्रस्तुत किया है विधानसभा संसद में। तीन सौ संवैधानिक प्रावधान तीस की, 32 हाँ 34 330, 239 दिल्ली के लिए। बिल्कुल। हाँ 330 विधेयक में अनुच्छेद 330 पेश किया गया, लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 330 के प्रावधानों से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखें, 330 में है ना एससी एसटी की संख्या, उसी को 330 का ए प्रस्तुत किया। उसके बाद 332 भी पेश किया गया, जो हर राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण को अनिवार्य बनाता। ठीक है, तो 330 का ए, 332 का ए है। फिर से जाकर दिल्ली के लिए विशेष राज्य का दर्जा देता है, 239 का डबल है, इसको भी प्रस्तुत किया गया। नया खंड इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक नया अनुच्छेद बनकर तैयार हो गया, क्या नाम पड़ा, 334 के एक की शुरुआत विधायक के बाद जनगणना पर आधारित होगी, जिसके बाद परिसीमन के बाद सीटों का आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अंतर क्या है। राज्यों में महिला का आरक्षण है। ठीक है, महिला विधायक का प्रतिशत, विभिन्न राज्यों में महिला विधानसभा सदस्यों का प्रतिशत अलग अलग है। ठीक है, उच्च महिला प्रतिनिधित्व वाले कुछ राज्य, छत्तीसगढ़ में 14 दशमलव, ठीक है, 4 4% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिला विधायक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में 13.7% है, झारखंड में 13.55% महिला शामिल है। सबसे कम की बात करें केरल में बहुत कम है, 7.9%, तमिलनाडु में उससे भी कम है, तेलंगाना में उससे भी कम है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक मतलब महिला विधायक किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। कितना है परसेंटेज छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में परसेंटेज कितना है, बिल्कुल ठीक है, 14.44% है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बात करेंगे सबसे कम महिला विधायक की संख्या कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, तेलंगाना। हाँ तेलंगाना में कितना, 7.9% है। सबसे अधिक वाला, सबसे ज्यादा वाला कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, कानूनी प्रावधान कहाँ पे है महिलाओं के लिए, तो महाराष्ट्र में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों में स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए। 50% आरक्षण केवल बिहार में ही नहीं, कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, हम्म। झारखंड। और केरल जैसे कई राज्यों में स्थानीय शासन निकाय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात कही गई है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरल में। अब बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करेंगे तो 1993 में 73वां 74वां संशोधन में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए केवल 1/3 सीटों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। लेकिन पंचायती राज सब्जेक्ट टू स्टेट, ठीक है, इसलिए स्टेट डिपेंड करती है इसे कितना प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। इसलिए बिहार ने कितने प्रतिशत आरक्षण दिया, 50%, लेकिन कानूनी प्रावधान क्या है, 1/3, मतलब 1/3 से कम आरक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका मन है तो आप दे सकते हो, लेकिन 1/3 से कम आप नहीं देंगे। ठीक है, अब बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था, 2006 में। 73 बिल्कुल 2006 में, नहीं 2006 में। ठीक है, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना, बिहार बना। ये और भी राज्य है, लेकिन पहला राज्य 50% आरक्षण देने वाला कौन बना, बिहार बना। सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। 2013 में पुलिस भर्ती महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान बिहार में किया गया है। 2016 में बिहार में सीधी भर्ती से जुड़े सभी सरकारी नौकरियों में कवर करने के लिए 35% आरक्षण जो है आप लोग को दिया गया, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते, बहुत शर्म की बात है। ठीक है, 35% आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, पुलिसिंग में 35%। ठीक है, अन्य सभी नौकरियों में सीधी भर्ती 35% आरक्षण बिहार के नौकरियों में महिलाओं को दिया गया। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार। बिहार बिल्कुल ठीक है, 2006 ध्यान में। रखें पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए। तो ये जरा आर्टिकल्स वगैरह जरा ध्यान में, संविधान में नया आर्टिकल जोड़ा गया 334 का ए जोड़ा गया, ध्यान रखें। दिल्ली के लिए 239 के डबल ए में नया खंड जोड़ा। ठीक है, 332 को ए को भी प्रस्तुत किया गया, जो कि हर राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। 330 के ए को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि एससी एसटी को आरक्षण देने की बात करता है। ठीक है, सारे में संशोधन किया गया, इसलिए इस प्रकार के आर्टिकल्स को प्रस्तुत करना पड़ा। ठीक है, अब देखें किस किस तरीके से। ठीक है, विधायक कितना नंबर का सर ये विधायक था, ये 334 से क्या था सर? 334 से 3 नया अनुच्छेद, अरे इसी के तहत मतलब आरक्षण देंगे। ये महिलाओं को जो दी जा रहा है ना 33%, इसी आए बोलेगा 33% महिलाओं को देने के लिए इस 21 आर्टिकल में चर्चा किया जाएगा, इसी में ये नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 334 का ये।
पर 330 है ST SC के लिए, तो ये महिला के लिए कैसे हो रहा है? अरे 330 का ए पेश किया गया, ठीक है, 330 का ए पेश किया गया। SC ST में महिला नहीं आएगा? महिला को जो आरक्षण दीजिएगा तो महिला तो SC ST भी हो सकती है ना। हाँ सर। तो फिर इसीलिए अब मान लीजिए 330 नंबर आर्टिकल पहले से SC ST के लिए था, ठीक है, SC ST के लिए था, सपोज समझो SC ST के लिए था। आप 330 में संशोधन करेंगे क्योंकि SC ST में तो महिला भी आ सकता है, तो इसमें नया खंड जोड़ दिया गया, 330 का ए जोड़ दिया, चलो ठीक है, ये जोड़ते, ठीक है, या फिर कुछ जोड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और सारे आर्टिकल्स को तोड़ ताड़ के एक नया आर्टिकल बन गया 334 का ए। 334 का ए में क्या है, तो महिलाओं का 33% आरक्षण देने की बात कही गई इस आर्टिकल्स के आधार पर। जैसे ईडब्ल्यूएस के नया आर्टिकल्स, ईडब्ल्यू क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस है ना, इसके 15(6), ठीक है, और एक आर्टिकल था समय तो 16(6), संशोधन किया ना सर, ये ठीक है, समय तो हाँ इस संशोधन समय किया गया है। संशोधन किया, बिल्कुल, हाँ इस समय हाँ संशोधन किया गया। तो 16(6) के आधार पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए ना, उसी तरह से, ठीक है, इस आर्टिकल पे संशोधन किए, कहाँ गया, इस आर्टिकल में संशोधन किए, ठीक है, इस आर्टिकल में संशोधन किए, इस आर्टिकल में संशोधन किया, एक नया आर्टिकल बना 332 का है, इसी के आधार पर महिला को 33% आरक्षण दिया गया, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक महिला विधायक किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तो सबसे कम तेलंगाना। तेलंगाना में। तेलंगाना में सबसे कम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए ये था। हाँ, अगर बिल की बात करेंगे तो बिल कितने नंबर का था? 128। 128। नंबर का बिल था, ठीक है। विधायक कितना नंबर का बना? क्या हमारा संविधान संशोधन 106। था? 106 नंबर का, 106। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल 106 नंबर का था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। कितने वर्षों के लिए आरक्षण दिया जा गया? 15 वर्ष 15 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया, ठीक है। आप कैसे कैसे बिल प्रस्तुत हुए ये भी देख लेते हैं। लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान, 20 सितंबर 2023 को विधायक पारित किया गया लोकसभा से, 21 तारीख को मतलब राज्यसभा में से पारित हो गया, राष्ट्रपति सहमति से 28 सितंबर 2023, जिसके बाद उसी दिन गजट अधिसूचना प्रकाशित कर दिया गया, कानून बन गया, ठीक है। तो प्रक्रिया अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया, लोकसभा की राज्यसभा में, क्या बताएंगे? लोकसभा में। लोकसभा में, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, बस ध्यान में रखिए 28 सितंबर को राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है? 28 सितंबर 28 2023 को राष्ट्रपति के। ये एक छोटा बात लग रहा है, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक बात है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है। इसके लिए संघर्ष आज से नहीं, बहुत पहले से संघर्ष चल रहा था। ये देखने सुनने में भले इसका चर्चा कम हुआ होगा, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक बात है ये, ठीक है। आप 33% महिलाओं को मतलब लीडरशिप की भूमि पर आप ला रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये। चलिए आगे हम लोग देखें, बिहार में जनगणना हुआ है, ठीक है, और वो भी कैसा जनगणना हुआ है? तो जाति आधारित जातिगत जनगणना। जनगणना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। ये अब 2026 से चलेंगे लागू होगा ना, 26 से आगे से लागू होगा ना। नया वाला परिसीमन जब आएगा 2026, हाँ तो नया वाला 26 में परिसीमन 2026 से ही लागू करेगा, हाँ नया वाला परमिशन के बाद है ना लागू करेगा, ऐसे कैसे लागू करेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। हाल में बिहार, अरे किनका माइक क्यों कर रहा है? चलिए, हाल ही में बिहार में हुई जातीय सर्वेक्षण के में जाति अनुसार मुद्दे पे को चर्चा में ला दिया गया। हालांकि भारत में जनगणना द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, मतलब भारतीय जनगणना जब होता है, भारत में जो जनगणना होता है, और वो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, जनगणना जैसे किस सूची का विषय है, तो क्या बताएंगे? संघ सूची का। कौन बोला? राज्य सूची का। जनगणना सूची संघ कौन सूची बोला का है सर। बिल्कुल संघ सूची का विषय जनगणना, राज्य सूची का नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय के अधीन आती है? गृह मंत्रालय करवाती है, ठीक है। अब बिहार में जातिगत जनगणना में देखेंगे सबसे अधिक, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, ओबीसी जिसको बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। ईबीसी है। नहीं सॉरी, ईबीसी, ईबीसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, ये सब क्या हो जाए बेचारे 1% से भी कम है, ठीक है। अब 15% जनसंख्या जो सामान्य लोगों का है, ठीक है। अब चलेंगे, हाल ही में बिहार में हुई जातीय सर्वेक्षण में जाति जनगणना का मुद्दे को चर्चा में ला दिया गया। हालांकि भारत में जनगणना द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का डेटा प्रस्तुत किया गया। खबरों में क्या होता है, बिहार सरकार ने जाति जनगणना 2023 की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को
मिलाकर राज्य की जनसंख्या कितना प्रतिशत हो जा रहा है? 63% हो जा रहा है। कितना परसेंट हो जा रहा है? 63%। ठीक है, ओबीसी और एबीसी मिलाकर, ठीक है, 63% जनसंख्या है। बिहार में जनगणना प्रक्रिया की बात है, बिहार में जातीय जनगणना 2 चरणों में पूरा हुई। इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नोट कीजिए, ठीक है, इसे प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, कितने चरण में बिहार में जातीय जनगणना हुए? 2 कितने चरण चरण में। में हुए? 2 चरण में हुआ। पहला 2 चरण चरण। की बात करेंगे 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। पहला चरण 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 2023 तक पूरा किया है। दूसरा चरण जो था 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक पूरा किया गया दूसरा चरण। ठीक है, पहला चरण 7 जनवरी से 7 से 21 21। जनवरी है। दूसरा जनवरी, दूसरा तारीख, सॉरी, 1 से दूसरा अप्रैल। चरण 1 से 31। लेके, बिल्कुल 1 से लेके 31 तक। ठीक है, आप चलेंगे थोड़ा जनगणना का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो जनगणना के इतिहास के देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य की एक पुस्तक जो थी, ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र। और साथ में भी आपको जनगणना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अबुल फजल के पुस्तक जो था, क्या नाम था? अकबरनामा, उसमें भी जनगणना के अकबरनामा। बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत पुराना इतिहास है जनगणना का, लेकिन हमको उतना पुराना इतिहास में नहीं जानता। मॉडर्न इंडिया में जनगणना के इतिहास के बारे में हमको देखना है क्या इतिहास रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंस पे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा इतिहास के फैक्ट आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा करेंट का फैक्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना भी चीजों को लगा के सारे प्रश्न को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना जो है 1872 में शुरुआत हुआ है। ठीक है, 1872 में जनगणना की शुरुआत होता है। लिटन के समय में, लिटन था ना 1872 में, मेयो, सॉरी, मेयो, मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत होती है। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है, नियमित सर जनगणना ये की नहीं शुरुआत समझ में भारत में, आता है सर, कि मतलब हाँ, जैसे लोसेंट में पढ़ते हैं सर नियमित जनगणना, और ये मतलब अनियमित जनगणना 1881 से लिखता है सर कि नियमित जनगणना हुआ, यानी कि 1872 में अठारह हुआ सौ सर, बहत्तर 82 में होना चाहिए था सर, लेकिन 81 में हुआ, तो नियमित फिर नहीं कैसे हुआ सर? मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। 1872 में जनगणना ऐसे ही करवा लिया, बहुत बड़ा हिस्सा को भी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही करवाया, कोई सब व्यापक पैमाने पे नहीं करवाया गया था, नहीं कोई मतलब मकसद ऐसा था जनगणना के, बस छोटे स्तर पे जनगणना को करवाया गया। तो जनगणना की शुरुआत तो 1872 में, लेकिन 1881 में लगभग प्रिंसली स्टेट को अगर छोड़ देना, उस समय जो प्रिंसली स्टेट वगैरह था, कुछ रियासत वगैरह शामिल नहीं हुआ था, बाकी सभी को शामिल किया गया था 1881 की जनगणना में। और उसके बाद 1881-91 से लेकर कंटिन्यू मतलब होते ही मतलब रह गया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नियमित अनियमित। और तो पहला मतलब जनगणना पूरा अठारह एरिया सौ को इक्यासी कवर नहीं किया गया था कवर इसीलिए। नहीं किया गया, पूरा बिल्कुल पूरा एरिया कवर नहीं था 1881 में, सॉरी, एक 72 में। 72 में। 81 में भी पूरा एरिया कवर नहीं था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट वगैरह ने शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, राजे रजवाड़े जो थे, बहुत सारे राजे रजवाड़े ने शामिल नहीं हुआ था इसमें। भारत में जनगणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1881 में की गई। शासनकाल किसका था 81 में? बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिपन। रिपन का शासनकाल हो जाएगा। वास्तव में जनगणना का उपयोग सरकार नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन का आकार देने के परिसीमन अभ्यास के लिए किया जाता है। अब जाति जनगणना का इतिहास देखेंगे तो कब सबसे पहले जाति जनगणना भारत में 1931 में करवाया गया था। ठीक है, आजादी से पहले ब्रिटिश काल में भारत में लोगों की गिनती जातियों के हिसाब से होती थी। जाति जनगणना का आंकड़ा आखिरी बार 1931 में जारी किए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1941 में जातीय जनगणना भी कराई गई थी, लेकिन उनके आंकड़े पेश नहीं किए गए। आजादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 में की गई। भारत में आजाद भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? 1951 में ही में। हुआ था। ठीक है, लेकिन केवल अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती की गई थी। 1951 से 2011 तक हर जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गिनती की गई है। ठीक है, लेकिन एससी और अन्य जातियों का डाटा नहीं दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2011 की जनगणना की बात करेंगे। 2011 की जनगणना आजादी के बाद पहली जनगणना जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन इसको प्रस्तुत नहीं किया गया, लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं किया। रीजन क्या था? राजनीतिक इच्छा शक्ति और अवसरवादिता का डर के कारण जाति से संबंधित डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक है, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है, इसलिए सभी डेटा गोपनीय माना जाता है। ठीक है, इसलिए जो डाटा जो होता है गोपनीय माना जाता है। ठीक है, तो 2011 में जाति आधारित जनगणना तो हुआ, मतलब जाति का जो डाटा जो था ना, उसको मतलब क्या किया गया, लोगों के सामने मतलब प्रस्तुत नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए, ब्रिटिश काल में जो जनगणना जो होता तो जाति के आधार पर ही होता था, लेकिन 1931 में एक बार जारी किया गया था, उसके बाद मतलब आंकड़े जारी नहीं किए गए। ठीक है, अब 2011 में भी जाति का जो डाटा जो था वो भी मतलब ध्यान में वो भी जारी नहीं किया। जनगणना अधिनियम की बात करें 1948 में है।
आजाद भारत का पहला जनगणना की बात करेंगे 1951 में हुआ था। आप देखेंगे जाति जनगणना पर विभिन्न आयोग थे, ठीक है। जातीय जनगणना पर सबसे पहला कालेकर, काका कालेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, काका कालेकर बोलते हैं, ठीक है। ये आयोग की बात करेंगे 1953 में बना था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग आजादी के बाद शुरू हो गई थी। जब मांग उठी 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेकर आयोग की स्थापना की। कब हुआ था काका कालेकर, ये साल इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कब है साल काका कालेकर। 1953। बिल्कुल 1953 में 1953। काका कालेकर बना। काका कालेकर ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी, 1955 बिल्कुल 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि आयोग की सिफारिशों पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आयोग के सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति नहीं थी कि पिछड़ेपन का आधार जाति होना चाहिए या फिर आर्थिक होना चाहिए। मतलब पिछड़ेपन का आधार क्या होना चाहिए, जाति होना चाहिए कि आर्थिक होना चाहिए, इस बात पे सहमति नहीं बना। फिर जाके मंडल आयोग बना, बीपी मंडल, फुल फॉर्म बात कर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे मंडल जी। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करना था, ठीक है। मंडल इसकी अध्यक्षता में बीपी मंडल ने 1980 में रिपोर्ट दिया। बीपी मंडल के सिफारिश को, ठीक है, 1990 में लागू कर दिया गया, ठीक है। इस आयोग के रिपोर्ट से पता चला देश में कुल 27% आबादी जो है ओबीसी है। इसी आयोग के आधार पर 27% आरक्षण जो था ओबीसी को दिया गया, ठीक है। अगर पूछेगा मंडल आयोग बना कब था, 1979 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1980 में। उसके रिपोर्ट को लागू किया गया 1990 में। किसकी सरकार ने लागू किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया था। प्रधानमंत्री कौन थे जो मंडल आयोग के कमीशन को, मंडल आयोग के सिफारिश को लागू विश्वनाथ किया, क्या प्रताप नाम सिंह। था, विश्वनाथ प्रताप विश्वनाथ। सिंह, ठीक है। जब मंडल आयोग ने 27 पर आरक्षण की दी के देश में बहुत जगह पे छात्रों ने आग लगा लिया, जगह जगह पे मतलब हड़ताल वगैरह होने लगा, बहुत सारे चीज मतलब होने लगे, ठीक है। बहुत अधिक निगेटिविटी निकल कर आई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू वगैरह सब पॉलिटिकल सेंटर का केंद्र बन गया था। बहुत अफरा तफरा की स्थिति बनी हुई थी, सरकार भी चली जाती है मंडल जी की। सर मंडल आयोग आप के सिफारिश को लागू करने का मतलब है सर 27% रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम दिया गया था, वही ना, कि कुछ और? हाँ 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था 90 में। 90 में, हाँ। ओके सर। केंद्रीय नौकरियों में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ओबीसी को 27% आरक्षण अभी भी है। वो 1990 में मंडल आयोग के सिफारिश के द्वारा ही लागू किया गया था, क्योंकि मतलब इस आयोग की रिपोर्ट से पता कि देश में, ठीक है, 52% आबादी जो है ओबीसी का है, ठीक है। उस हिसाब से 27% आरक्षण जो था दिया गया था, ठीक है। सर सिफारिश चल 90 में, वो लागू 93 में हुआ होगा ना? ऐसा ऐसा नहीं नहीं, 90 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। लागू उसी साल किया होगा, 90 में इस साल लागू कर देता है। 93 में लागू हुआ जो था। भी हो, 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास रिपोर्ट जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहता है मंडल आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू करेंगे, क्योंकि उनको अपनी सरकार बचानी थी ना। सर 1980 में रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 1979 में बनी थी, 1979 में लागू की गई मंडल आयोग की सिफारिश को। हम भी तो यही बता रहे, आप ही लोग 91-93 बोल रहे, देख लीजिए क्या आंसर होगा। मेरे हिसाब से 90 तो सही है। सर जैसे ये लिखा है ना सर, मंडल आयोग की सिफारिश 1990 में लागू की, इसका मतलब स्टेटमेंट का मतलब सर ये होगा कि मतलब उसका जो सिफारिश था कि 27% रिजर्वेशन हाँ ओबीसी को देना बिल्कुल, चाहिए, 27% तो आरक्षण यही 1990 से मिलना शुरू हो गया था। यही चीज लागू हुआ था सर ना, तो इनको हाँ कुछ हाँ मतलब बिल्कुल, 27% 1993 आरक्षण। कुछ 1993 बोल रहे हैं सर, वो कुछ अलग चीज है क्या? नहीं नहीं, 1990 से ही 27% आरक्षण मिलना शुरू हो गया। 93 क्या पता आप लोग क्यों बोल रहे हैं। सर, कुछ लोगों ने ठीक सर है, सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, उस पर रोक लगा था। फिर उसके लिए आगे से रोहनी ये आयोग आता सिफारिश है, सॉरी एक आयोग आता है, क्या नाम था उसका, जो कि बोला था भाई साहब 50% आरक्षण नहीं दोगे, रोक दिया जाता है, ठीक है। वो दिया होगा आगे में भी। हाँ हाँ सर, इंदिरा कहा था साहनी कि जो केस आता है, मतलब ठीक है। इंदिरा सुनिए, इंदिरा अ, साहनी केस आता है, ठीक है। इंदिरा साहनी केस ने बोला से भाई साहब 50% आरक्षण ज्यादा आप नहीं दोगे, ठीक है। चलिए ना, वो आगे दिया ही होगा, बात कर लेंगे उसमें। अब देखिए रोहिणी आयोग की बात करेंगे, 2017 में बनती है। ओबीसी के लिए 27% कोटा के तहत 4 श्रेणी को फार्मूला प्रस्तावित किया गया, ठीक है। आरक्षण कोटा को विभाजित करने के लिए केंद्रीय सूची में, ठीक है, 2633 ओबीसी जाति को 4 उप श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया। सिफारिशों की बात करेंगे
तो देखेंगे यहाँ पे क्या था, सिफारिशों ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी नौकरी के 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, पदोन्नति में 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन आरक्षित कोटे को पूरा नहीं होता है तो इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जाए। ओबीसी और एससी एसटी के समान आयु में छूट प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब यही से रोहिणी आयोग ने सिफारिश किया था। अदालत का निर्णय की बात करेंगे, इसमें क्या था, केस होता है, ठीक है, ध्यान में, शुरू में मतलब बहुत पहले केस होता है, ठीक है। ए आर बालाजी बना मैसूर राज, ए आर बालाजी बना मैसूर राज मामले में 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ जिसमें कुल आरक्षण 50% सीमित कर दिया गया। एससी एसटी के लिए पहले से ही 22.5% आरक्षण था, मतलब 50% आरक्षण ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को लेकर मतलब विवाद मतलब निकल कर आता है, ठीक है, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध माना। इसने कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रस्तुत की, कैरी फॉरवर्ड नियम 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आरक्षण जो है 50% की सीमा से अधिक नहीं होता। क्रीमी, एक बना क्रीमी लेयर। अब देखिए ओबीसी में भी होता है क्रीमी तो लेयर सर होता बिहार है, में एक होता है नॉन 65% पहुंच क्रीमी गया लेयर। है, क्या? 75% पहुंच गया। हाँ, तो तो बिहार में तो बिहार में पहुंच ही गया। 75% पहुंच गया। सर ये रिजर्वेशन का नहीं समझ में आया सर कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब किस प्रकार से सर? जैसे 35% तो ऊपर में पढ़े थे गर्ल्स को रिजर्वेशन है, 50% ये तो बिहार में 27% है ओबीसी। ना, वो सेंट्रल ठीक, की बराबर बात हो सर, रही है बराबर। ना वो। हाँ वो नहीं सर, बिहार से अगर आपको क्या, बिहार में देखा सेंट्रल की आरक्षण क्या, की बात हो रही है, हाँ। ठीक ठीक, अगर बिहार में देखा जाए सर तो मतलब बिहार सेंट्रल में भी देखा जाए सर तो ओबीसी का अलग रिजर्वेशन होता है, एससी का अलग, एसटी का अलग, तो हाँ ये बिल्कुल। तीनों मिला के देखिए सर 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। 22.5% जो है से वो एस सी एस टी को है, ठीक है। 27% की बात करेंगे तो ओबीसी हो गया, कितना, 47.5% हो गया, ठीक है। और कुछ होगा किसी को? ओके। सारे 22% ओके। एस सी एस टी को मिलाकर है, ठीक है। ओके। एस टी एस टी के लिए मतलब 22.5% आरक्षण पहले ही से ही था, 27% फिर इसको दे दिए, ठीक है। इसी तरह ओबीसी में भी बांट दिया, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बांट दिया, मतलब जिसके ज्यादा इनकम रहेगा वो मतलब आएंगे किस में, क्रीमी लेयर, क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाएंगे नॉन वो लोग, क्रीमी क्रीमी लेयर लेयर की नॉन क्रीमी लेयर? 8 लाख से ऊपर होता है तो क्रीमी लेयर में आता है। हाँ, क्रीमी लेयर में आएगा तो उसको फिर आरक्षण उस हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही था, तो हम लोगों ने कौन कौन टॉपिक किया, टॉपिक जरा नोट कीजिए घर से रिवीजन करने के लिए। मैं एक बार टॉपिक लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे प्री के हिसाब से था ये हमारा, ठीक है। क्या क्या टॉपिक था? सबसे पहले टॉपिक था हमारा नोबेल पुरस्कार। दूसरा टॉपिक था नोबेल पुरस्कार के बाद, हाँ, एशियन गेम्स प्री का टॉपिक है। तीसरा टॉपिक था इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। चौथा टॉपिक था महिला आरक्षण विधेयक। हाँ, बिहार में जाति जाति जनगणना, ठीक है। 5 टॉपिक हमारा मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना बिहार पढ़ना, जो कि बिहार हम लोग कल हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे, ठीक है। 5 टॉपिक हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक था, ठीक है। पहला ही टॉपिक जो शुरू होता है इसका देखेंगे यहाँ पे, तो पहला ही टॉपिक है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स विशेष, ठीक है। 1 से लेकर 16 पेज तक 5 को टॉपिक था। पांचों टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। कल आप लोग से फिर से मैं पूछूंगा, ठीक है, समझ गए। आज से हम लोग थोड़ा सा बिहार भी शुरू करने वाले थे। बिहार हम लोग कुछ लोगों ने बोला से बिहार को केबीसी नैनो से शुरू कीजिए, लेकिन मुझे कितना फाइल खुल गया है। ये क्राउन का बिहार, ठीक है। क्राउन का बिहार में हम बोले थे बेसिक पर कराने के लिए, ठीक है। देखिए इस बार के 69 बीपीएससी में बिहार से ज्यादा प्रश्न नहीं थे, ठीक है। लेकिन बिहार से कभी कभी 20-20 प्रश्न भी देखे गए, ठीक है। तो बिहार को हम लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है बिहार से बहुत सारा प्रश्न आप लोग को पूछ दे, ठीक है। तो शुरू करें बिहार।